उठो तुम, थोड़ा जागो ज़रा, जद्दोजहद की इस दौड़ में भागो ज़रा। अनेकों राह अनेकों मोड़ है, यही तो है ज़िंदगी, यही तो दौड़ है। छूट जाएगा सब कुछ पीछे, परछाइयों के अलावा रह जाओगे पीछे अगर खुद को न संभाला। सपनों को हकीकत में बदलने की यही तो होड़ है, यही तो है ज़िंदगी, यही तो दौड़ है। बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बेस्ड है एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट कराधान सहायक, जो एमपीपीएससी के थ्रू होता है। तो इसमें जानेंगे ए टू जेड की टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कैसे करनी है, क्या सोर्स होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तैयारी का सही तरीका क्या है, एक बार में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी अब बहुत हमेशा नहीं आती है, मतलब गैप ले लेके आती है। शायद ये दूसरी या तीसरी बार ये एग्ज़ाम हुआ है। तो और मे बी 2025-26 में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे साथ है नवीन मेश्राम, जिन्होंने टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो उन्हीं से जानेंगे ये सारी चीज़ें। कॉन्ग्रेचुलेसन नवीन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपका कौन-सा एग्ज़ाम था और अभी तक आपने कितने एग्ज़ाम दिए और कैसा क्या? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन मेश्राम है और मैं इंदौर का अस्थायी निवासी हूँ। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरा टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकला है और इससे पहले भी मैं जॉब में रह चुका हूँ। ये कह सकते हैं कि कक्षा 9 से ही मैं पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए घर वालों को। और ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने जिला एवं सत्र न्यायालय में क्लरिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था तथा उसके बाद में फिर मैंने राज्य शिक्षा केंद्र में अकाउंटेंट का पद प्राप्त किया। उसके बाद में सेल टैक्स में क्लरिकल का पद प्राप्त किया तथा वर्ष 2018 में जो पटवारी एग्ज़ाम निकली थी उसको क्लियर करके बड़नगर में पटवारी के पद पर मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि उसके पश्चात भी मैंने स्टडीज़ चालू रखी थी। एमए इतिहास से करा, एमपी सेट एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद में मैंने इंग्लिश एमए जो है वह रनिंग है मेरा। और ये एग्ज़ाम आया क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आप इतना एग्ज़ाम्स निकाल रहे हो तो आपको एमपीपीएससी की ओर ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने वर्ष 2022-23 से थोड़ा एमपीपीएससी की ओर ध्यान दिया। इसी बीच ही एग्ज़ाम आई और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम को भी मैं फोकस कर रहा था। इन दोनों में क्लैश हो गया और मैंने इसे चूज़ करा और इसे मैंने क्लियर कर लिया। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जॉब प्रोफाइल कैसे होती है इस एग्ज़ाम की और क्या करना होता है अगर कोई ये एग्ज़ाम निकालता है टैक्सेशन असिस्टेंट का, थोड़ा-सा बिल्कुल 2 लाइन? जी। देखिए फ्रेंड्स, वास्तव में तो ये एक ऐसा पद है जो कि सीटीआई लेवल का पद है, क्योंकि ग्रेड पे भी सेम है, उसके बाद प्रमोशन भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि सीटीआई की जो वर्क प्रोफाइल है वही इस पोस्ट की भी वर्क प्रोफाइल है। और सेल टैक्स जो कि अभी कमर्शियल टैक्स बन चुका है, जिसे हम इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट तरीके से कहे समझने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट। तो जीएसटी में जो इंस्पेक्टर का पद होता है कि आपको टैक्स चोरी से संबंधित चीज़ें या उसके संबंध में जो भी कार्य करने रहेंगे वह कार्य करना रहता है इसका। तो आप सैलरी बताओ कि कोई एग्ज़ाम देता है तो एक सैलरी पता होना भी ज़रूरी है, तो क्या है इसकी सैलरी? ये वर्तमान में यह जो पद है वह 3600 ग्रेड पे का है, 3600। और अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो लगभग 55 अराउंड इसकी सैलरी बनेगी। हुँ, हुँ। और सैलरी का यही है कि 55 अप्रॉक्स बनेगी इसकी सैलरी। तो कौन से बैकग्राउंड के लोग ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं टैक्सेशन असिस्टेंट को? ये एक ऐसा स्पेशल एग्ज़ाम है जो कि कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल आयोजित किया जाता है। तो यदि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स से है तो आप इससे दे सकते हैं। ओके, तो आपको बेसिक नॉलेज तो हो गया होगा कि कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को। अब आप ये बताइए कि जब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो आपको पता कैसे चला कि आपका हो गया है? जैसा कि सभी को जो भी सिलेक्ट होता है उनको खुद नहीं पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है और उन्हें किसी दूसरों के माध्यम से बताया जाता है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी गाड़ी चला रहा था एवं मैंने मेरा नेट ऑफ करके रखा था। मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी, उसके बाद में मैं गाड़ी से जा रहा था, मुझे एक मित्र का कॉल आया कि भैया आपका सिलेक्शन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मैंने कहा मेरा हो गया है, तो बोले, उन्होंने कहा आपका हो गया है। इस माध्यम से मुझे पता चला था।
ओके। तो क्या इस एग्ज़ाम को 2 से 3 महीने में निकाला जा सकता है? जैसे कि ये एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होता है, कभी-कभी होता है। तो जैसे वैकेंसी अगर आती है फ्यूचर में 2025 या 26 में भी आ सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो कितने टाइम में अगर कोई चाहे तो इतनी अच्छी पोस्ट ले सकता है कि उसका पे ग्रेड इतना अच्छा है, जॉब प्रोफाइल इतनी अच्छी है? ये सब बताइए। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप उस एग्ज़ाम को 2 से 3 महीने में पढ़ के निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ और हमें इस समय जो है वर्कलोड हो जाने के कारण छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं। तो मैंने तो इसे अगर मैं कहूँ कि जनवरी से मैंने हल्का-फुल्का करना स्टार्ट करा था और फरवरी से मैं इसको बिल्कुल रेगुलरली पढ़ रहा था। मैं काम करके आता था, उसके बाद में रात में मैं इसे पढ़ने के लिए बैठता था। तो आप 2 महीने में कह सकते हैं कि इसे आप निकाल सकते हैं। ओके। तो आपने इस दौरान जब आपने 2-3 महीने में ये एग्ज़ाम की तैयारी की तो आप सोशल मीडिया के टच में थे या फिर सोशल मीडिया से कट ऑफ थे? देखिए, सभी कहते हैं कि हमें सब चीज़ों से कट हो जाना चाहिए। मैं खुद भी मानता हूँ कि हमें अट्रैक्शंस वगैरह सारी चीज़ों से कट हो जाना चाहिए। पर मेरा कट होने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, या मैं कहूँ कि मैं कट नहीं होता हूँ, मैं उसे सहन कर लेता हूँ। दैट मीन्स मैं उससे दूर नहीं भागता हूँ। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग लॉग आउट हो जाते हैं या फिर ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं। मैं उन्हें लॉगिन ही रखता हूँ, लेकिन उसको यूज़ करने से बचता हूँ। अपने आप को हमेशा याद दिलाता हूँ कि अपना मेन फ़ोकस जो है वो पढ़ाई है। तो उस ऐप को नहीं खोलना है, ये अपने लिए चैलेंज बना लेता हूँ और फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद में मैं उन चीज़ों से दूर हो जाता हूँ। उन्हें ऑन ही रखता हूँ, लेकिन उनका उपयोग नहीं करता हूँ। तो जैसे कि ये एग्ज़ाम 1 से 2 बार ही हुआ है, देखा गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का जो बेस होता है वो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उन्हीं को बेस बना के हम किसी भी एग्ज़ाम को समझते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एग्ज़ाम तो इतनी ज़्यादा बार नहीं हुआ, तो आपकी तैयारी का बेस क्या था? आपने कैसे एकदम अच्छे से तैयारी की फ़ोकस्ड होके और आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया? देखिए, क्योंकि मैंने लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं कि मेरे को खुद खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन जब भी मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखता था। पर चूँकि ये एग्ज़ाम बहुत साल पहले हुई थी, लगभग 7-8 साल पहले, तो मुझे ये पता था कि अ, उस समय का जो कहें अपना कॉम्पिटिशन लेवल है वो कम है और इस समय का कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हार्ड होना चाहिए था। वह सोच के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस को देखा, सिलेबस की लाइन टू लाइन पढ़ी और उससे संबंधित जो विषय हैं उन्हें पढ़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। ओके। देखा गया कि इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सोर्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई अच्छे से तैयारी करना चाहे कि वो जाए और नोट्स ला के और तैयारी कर ले। तो आपने किन नोट्स का यूज़ किया? बुक पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी या फिर ऑनलाइन सोर्स या किसी कोचिंग के नोट्स आपको मिल गए, कैसे? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नोट्स हेल्प करते हैं, बट नोट्स हमें सिर्फ फिनिशिंग देते हैं, या फिर कहे हमें जो चीज़ हमें अन्य जगह पर नहीं हो रही है वह एक साथ में उपलब्ध करा देते हैं। बाकी मेरा पूरा फोकस रहता है कि यदि अपन किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसका सबसे पहले बेसिक क्लियर करें। तो बेसिक क्लियर करने के लिए हमें सोर्स बुक अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्ज़ाम के रेफरेंस में मैं अगर आपको बताऊँ, तो यह एक कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम था। तो कॉमर्स में अगर अपन ने कहा कि इसके अंदर अकाउंट था, जैसे कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट की जो 11-12 की जो रिलेवेंट बुक्स है या फिर राइटर्स की बुक्स है, उन्हें लेकर उसके सिलेबस के अंदर में उसके जितने चैप्टर है उसको और उसके आसपास के जो चैप्टर्स है उससे पढ़कर इसे निकाला जा सकता है। चूँकि हम अगर किसी नोट्स का या फिर किसी बुक्स का मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशल जो बुक्स आती है, उसका उपयोग अगर हम करते हैं, तो उसके अंदर वह जो लोग हैं जो कि इस बुक का पब्लिकेशन कर रहे हैं, वह अपने हिसाब से उस आईएमपीस क्वेश्चंस को इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि बुक वो ज़्यादा मोटी करना नहीं चाहते हैं। बुक मोटी होने से इसकी परचेस कम हो जाती है, तो फिर वो आईएमपी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनकी आईएमपी चीज़ ही अपना क्वेश्चन पेपर के अंदर आए। तो हमें बेसिक से लेकर सारी चीज़ें कवर करनी है, तो हमें सोर्स बुकों का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो अब ये बताइए आप कि इस एग्ज़ाम में मतलब कितने स्टेज होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने पेपर होते हैं?
देखिए, एमपीपीएससी में सभी को पता है कि प्री, देन उसके बाद में मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। लेकिन यह एक स्पेशल एग्ज़ाम थी सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए। तो उन्होंने इसको जो है सिर्फ 2 ही फेज़ में रखा था, जिसमें था कि एक ऑब्जेक्टिव बेस पहला प्री का पेपर था, उसके बाद में इंटरव्यू था। लेकिन उन्होंने इसे टफ़ करने के लिए इसके अंदर 1/3 माइनस मार्किंग रख दी थी, जो कि मुझे लगता है बड़ी है। और उसके बाद में इसमें 100 क्वेश्चन जो थे वो कॉमर्स के थे। उसके बाद में 50 क्वेश्चन जो थे वो एमपी जीके और मिसलेनियस जीएस वगैरह सभी उसमें इंक्लूडेड था। तो लगभग इसमें कहे हम इसी को एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का था, तो 450 नंबर का यह पूरा पेपर था और 50 नंबर का इंटरव्यू अलग से कंडक्ट किया गया था इसके अंदर। ओके, तो जैसे कि 2 पार्ट में ये पेपर हुआ था। पेपर तो सिंगल ही होता है एक, लेकिन उसमें पार्ट रहते हैं ना, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, जिसमें एमपी से स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के आते हैं, करंट अफेयर्स आता है। तो इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए पार्ट ए की तैयारी को, और इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? ये मुझे लगता है क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा करा है, क्योंकि मैंने देखा था कि इसका सिलेबस जब पढ़ा तो लगा इसमें अकाउंट्स हैं और सभी कह रहे थे कि अकाउंट्स के टीचर इसे बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। लेकिन जब मैंने इसे पार्ट दूसरा देखा कि इसके अंदर एमपीजी के वगैरह सब है, तो मैं समझ चुका था कि यह पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो उसे पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने देखा कि अभी वर्तमान में जो एमपीपीएससी का एमपी के संदर्भ में जो उनका पूछने का तरीका है वो बहुत डीप हो गया था। तो फिर मैंने एमपी के लिए जो डीप बुक्स पुस्तकें होती हैं उनका अध्ययन करा और एमपी जीके को अच्छे से करा। और फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि सिलेबस को लोग हल्के में ले लेते हैं। सिलेबस की लाइन टू लाइन अगर पढ़ के चलें और उसे कवर करते जाए तो मैक्सिमम चीज़ें हम जो है वह पता कर लेते कि क्या आ सकता है। तो आपने इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो आपका मूल मंत्र यही होता है कि सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, लाइन टू लाइन। हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ कि सिलेबस जो है वह प्रिंट निकाल कर रख लूँ और उस पर ही जो है पेन से चित्रकारी करते रहूँ कि क्या मैंने कर लिया है और क्या बचा है। और कोशिश करता हूँ कि जो लाइन है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए एक लाइन लिखी हुई है सिलेबस में, एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो उस टॉपिक से रिलेवेंट टॉपिक को भी पढ़ना थोड़ा चाहिए रहता है, ताकि अपना बेस भी क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है ना कि एज इट इज़ आ जाए जैसा अपन ने पढ़ा है। हो सकता है वो थोड़े से अलग डायमेंशंस लेके आ जाए। तो अगर अपन को उसको रिलेवेंट टॉपिक्स का नॉलेज रहेगा तो हम उसे अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे एक पूरा दिन होता है, उसको डिवाइड करना होता है, तो आपने पार्ट ए को कितना टाइम दिया जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट बी को कितना टाइम दिया? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चूँकि जॉब में हूँ और जॉब में रहने के कारण मुझे समय नहीं मिल पाता था। तो मैंने अपना एक शेड्यूल नहीं बना पाया था, क्योंकि हमारी जॉब फील्ड की रहती है और वर्कलोड बहुत है। ख़ासकर मेरे पास में डबल वर्कलोड था, तो मुझे ऐसा समय नहीं मिलता था कि मैं इसको सीक्वेंशियल कर पाऊँ। तो मैं अपने पास सिलेबस रखता था और जहाँ भी समय मिलता था, जैसा भी समय मिलता था, खाते वक्त या फिर कभी मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है बस में या फिर मुझे कहीं बैठा हुआ हूँ मैं, तो वहाँ पर उस बुक्स को लेकर उस सिलेबस का जो मैंने छोड़ा था उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता था। समय में डिवाइड नहीं करा, क्योंकि लोगों से मैंने सुना है कि समय मैनेजमेंट करना, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी स्टडी करते हैं तो हमें बंधना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं इतना समय इस चीज़ को देना उचित रहता है, तो वहाँ देखते हैं हम बंध जाते हैं। फिर उस समय में ही उस पार्ट को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो हो सकता है हम उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से सिलेबस की सारी लाइन जो है वह पूरी पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके लिए समय की बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि इसे इस सेक्शन में डिवाइड करना है हमें। तो तो टाइम मैनेजमेंट पे भी बता दीजिए, आपने टाइम मैनेजमेंट का नाम लिया है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? देखिए, टाइम मैनेजमेंट बड़ा सिंपल सी बात है कि आपको अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप में जुनून ही इतना होना चाहिए कि आपको पास में अगर 24 घंटे तो 48 घंटे लगना चाहिए पहली बात तो। और आपकी नींद कम हो जानी चाहिए। आपको सोते वक्त भी वही ख्याल आने चाहिए कि हाँ, हमने ये पढ़ा था और ये पढ़ना बचा हुआ है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि सोना थोड़ा सा व्यर्थ काम है,
क्योंकि अगर मैं जल्दी जाग जाता हूँ तो जो मिसलेनियस वर्क है उसे पूरा कर लेता हूँ, या तो फिर मैं उसके बाद में पढ़ाई करता हूँ या फिर कहीं घूमने चले जाता हूँ। तो समय का ऐसा है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपके पास समय ही समय है। आप कभी भी पढ़िए और कभी भी कुछ भी कार्य कीजिए, आपको समय की कमी पड़ेगी नहीं। तो जिनको ज़्यादा नींद आती है तो उनके लिए कोई लाइन्स है आपके पास सुनाने के लिए? देखिए, मेरी हॉबी लेखन भी है, तो कुछ मैंने शब्द लिखे हैं इस पर, तो मैं आपको बताता हूँ। अ, उठो तुम, थोड़ा जागो ज़रा, जद्दोजहद की इस दौड़ में भागो ज़रा, अनेकों राह अनेकों मोड़ है, यही तो है ज़िंदगी, यही तो दौड़ है। छूट जाएगा सब कुछ पीछे, परछाइयों के अलावा, रह जाओगे पीछे अगर खुद को न संभाला, सपनों को हकीकत में बदलने की यही तो होड़ है, यही तो है ज़िंदगी, यही तो दौड़ है। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने कि इससे कोई भी डेली सुन के रोज मोटिवेट हो सकता है खुद से, बिना मोबाइल चलाए। अगर वो लिख के चिपका ले। तो अब हम सेकंड पेपर में आते हैं। तो सेकंड पेपर में जैसे स्टैटिक पार्ट भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो क्या आपने किस पे ज़्यादा फोकस किया, स्टैटिक पार्ट में या न्यूमेरिकल्स में? हाँ, देखिए, मैंने जहाँ तक एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को समझा था, तो मुझे यह पता था कि एग्ज़ाम को टफ बना दिया जाएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो डाले जा सकते हैं। लेकिन हम अगर न्यूमेरिकल्स पढ़ें तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हमें उसकी बेस की थ्योरीज भी आनी चाहिए। तो मेरा पूरा फोकस थ्योरीज पे था, मैंने उसके आसपास की या सभी थ्योरीज को कवर कर लिया था। उस जो चैप्टर न्यूमेरिकल से रिलेटेड थे उसके भी मैंने थ्योरी सारी पढ़ ली थी, क्योंकि मुझे पता था अगर उससे संबंधित थ्योरी भी आती है तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ। थ्योरीज करने के बाद में मुझे समय मिलता गया, तो मैंने उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे थे, मैंने उसको डीप में सॉल्व नहीं करा था। कि मुझे जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उससे मुझे समझ आया था कि न्यूमेरिकल्स कभी भी इतने डीप में नहीं आते, तो फिर मैंने उससे डीप में नहीं पढ़ा, उससे नॉर्मल नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करे थे। और भाग्यवश हुआ भी यही कि न्यूमेरिकल्स आए भी नहीं, एग्ज़ाम से बड़े कम आए, तो फिर उससे मुझे बड़ा अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ। ओके। जैसे कि इसके सिलेबस में एक यूनिट है वैट वैट की, तो वैट कितना पढ़ना है? अब जैसे अब रेलेवेंट नहीं है ना। हाल में वेट जो है वो जीएसटी के रूप में आ गया है, सिर्फ हाँ। कुछ ही चीज़ों पर वेट लागू है हाँ, अभी। तो आपने उस पे कितना मटेरियल पढ़ा, मतलब कितने डीप में जाना था वैट में, ये आप बता दीजिए कि लोग कितना पढ़े कितना छोड़े। जैसे कि अगर आप सिलेबस को वापस से देखेंगे तो उसमें एक यूनिट वेट की दी हुई है, एक यूनिट जीएसटी की दी है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, हमें यह देखना चाहिए कि वो सिलेबस में लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से जितना ही जीएसटी में मैंने समय दिया उतना ही मैंने वेट में समय दिया। मैंने ये नहीं देखा कि वेट जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में बड़ी कम ही चीज़ों पे और इनरिलेवेंट कह सकते हैं उसे टैक्स के रूप में, तो वो है, तो मैंने उसे एज अ एग्जामिनेशन के व्यू से देखा और उसे अच्छे से पढ़ाई करा था। अ, किसी कोई नोट सजेस्ट करना चाहेंगे आप कि अगर किसी को बुक से नहीं पढ़ना है तो वो सीधे नोट्स लेके ही पढ़ पाए? नोट्स वैसे मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ से पढ़ता हूँ, नोट्स मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। ओके, तो आपने यूज़ किए हैं क्या कोई भी नोट्स जो आपको अच्छे लगे हो कि हाँ, इसको इनको पढ़ा जा सकता है और एक आउटलाइन तो तैयार ही हो सकती है इसके सिलेबस की? हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने ये देखा है कि मुझसे एक गलतियाँ हुई है जब मैं एमपीपीएससी की एग्ज़ाम्स दे रहा था, कि मैंने सेल्फ ही पढ़ाई करता हूँ मैं। हुँ। तो सेल्फ पढ़ाई करते करते मैं जो है वो वर्तमान के कंपटीशन और वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो नहीं कर पाया था, तो उस कारण मैंने देखा कि मेहनत तो बड़ी कर ली, परंतु ट्रेंड को ही फॉलो नहीं कर पाया, तो उसके कारण मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे। तो इस बार मैंने वैसा नहीं करा, मैं टेलीग्राम्स ग्रुप और व्हाट्सएप्स ग्रुप जो कि स्टडीज़ के लिए बने थे उसको ज्वाइन करा, और उसमें जो भी शॉर्ट नोट्स आते थे उन्हें पढ़ा, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मुझे आया है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सीधे सीधे उस नोट से आ गए थे, तो भले एक ही क्वेश्चन किसी नोट से आ जाए तो उस नोट की बहुत वैल्यू हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे 150 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपका माइंडसेट क्या रहता था कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं? देखिए, ये मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इसको किस तरीके से ले लेते हैं कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, इतने ही नहीं करना है।
क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, कभी भी कट ऑफ जो है वह जो फ्लक्चुएट होता है वो इस कारण से होता है कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर कितना टफ था, कितना ईजी था। अगर हम पहले से सोच के बैठेंगे कि हमें 100 क्वेश्चन अटेंड करना ही है और पेपर बड़ा कठिन है, तो हम फिर माइनस मार्किंग की चपेट में आकर अपने नंबर कम कर बैठेंगे। तो हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें परफॉर्म किस तरह करना है, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। दूसरी बात यह है कि माइनस मार्किंग हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रिजेक्शन ही सिलेक्शन दिलाता है। जब आप ये समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हमें हाथ नहीं लगाना है और इससे बढ़कर हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो रिजेक्ट करके हम एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और उससे सिलेक्शन हमको बहुत अच्छा पड़ेगा। तो जहाँ तक है, आप अगर क्वेश्चन को समझ जाते हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा या इसे रिजेक्ट करना सही रहेगा, तो हम सिलेक्शन की ओर ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सेकंड पेपर में जो कॉमर्स का होता है जिससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें डिसाइड कैसे करें कि सिलेबस में क्या पढ़े क्या छोड़े। जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट अपने आप में ये ओपन टॉपिक है मैनेजमेंट, तो इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कैसे। हाँ, सिलेबस को जिससे अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हिंट्स रहती है कि मैनेजमेंट में भी वो कुछ बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस, और मैनेजमेंट में बताएगा कि आपको लीडरशिप टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये सभी टॉपिक्स को पहले पढ़ो, सबसे पहले उसके बेसिक्स क्लियर करो कि वह होता क्या है। फिर उसकी जो है विशेषताएं पढ़ लीजिए, आप लाभ पढ़ लीजिए, गुण पढ़ लीजिए। उसके बाद में अब पढ़िए कि वर्तमान में उस मैनेजमेंट का उपयोग कैसे हो रहा है। जैसे कि हम जब मैनेजमेंट को ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बेसिक मैनेजमेंट्स का था, लेकिन अभी वर्तमान में जो मैनेजमेंट आया था वह बहुत अलग आया था। तो हमें जो रिलेवेंट, इसलिए मैंने जो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप्स में मैंने देखा था, मुझे कुछ क्वेश्चन देखे जिसका मुझे आंसर नहीं बना था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कर्व्स थे, किसी की थ्योरीज थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि हो सकता है कि मैनेजमेंट का लेवल ज़्यादा है, तो उनकी थ्योरीज, उनके जो दिए गए डायग्राम्स वगैरह सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने जो वर्तमान में मैनेजमेंट की जो बुक्स पढ़ रहे हैं या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उससे रिलेवेंट करके ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप वाले अपने सिलेबस के टॉपिक्स क्लियर करे थे, तो उसका फ़ायदा मुझे बड़ा मिला था। ओके, तो सेकंड पेपर में जैसे कि 10 यूनिट्स है, तो सबसे चैलेंजिंग यूनिट कौन सी थी आपके लिए जो आपको टफ लगती थी और लगता था कि यार ये कैसे होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। देखिए, मैं मेरा शायद पढ़ने का तरीका अलग हो, या फिर मैं एग्ज़ाम को अलग तरीके से लेता हूँ। तो मैं कभी ये ध्यान नहीं देता हूँ कि मुझे क्या आ रहा है, मुझे क्या नहीं आता है, आगे क्या होगा फ्यूचर में, या फिर चीज़ें कैसी है। मैं तो बस ये देखता हूँ कि मुझे पढ़ना है। तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि यह मेरे लिए मुश्किल है या मैं आसान है, मुझे तो बस पढ़ते चले जाना है। अगर मुझे परेशानी जब होती थी जब मुझे कोई सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। तो जब मुझे समझ नहीं आता है तो फिर मैं थोड़ा विचलित हो जाता था। उसके बाद में फिर मैं यूट्यूब्स वीडियोज़ या फिर किसी चीज़ से उससे समझने की कोशिश करता था। जब समझ जाता था तो वो मेरे लिए आसान हो जाता था। तो ओके। मैं हर सिलेबस की लाइंस को मैंने कवर करा है, मैंने कोई सी लाइन को छोड़ा नहीं है। तो सिलेबस को पढ़कर अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे समझकर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ परेशानी आनी चाहिए। ओके, इस एग्ज़ाम को निकालने में तैयारी के दौरान आपको कोई चैलेंजेस आए? कोई ऐसा लगा कि ये चैलेंज है इस एग्ज़ाम को निकालने में, जो किसी और को भी आ सकता है जो फ्यूचर में देना चाहे? होता क्या है कि हम जब भी किसी भी सिलेबस को देखते हैं और हमें लगता है कि ये नया टॉपिक है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा पहले हो चुका था और मुझे ज़्यादा याद भी नहीं था, और ये एग्ज़ाम आ गया। तो मैंने इसे पढ़ा और मुझे पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मैं इसे कैसे करूँगा। तो मैंने इसका सिलेबस देखा। उसके बाद में मैंने देखा कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोशिश करी कि इसके नोट्स ले लूँ। जब मैं नोट्स लेना, तो सबसे मेन चीज़ होता है कि हमें क्या पढ़ना है, से अभी वर्तमान की जो कंडीशन है उसमें हमारे पास इतनी चीज़ें अवेलेबल है, इतने नोट्स, इतने वीडियोस अवेलेबल है, चैनल्स है, सब चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पढ़ने से बेटर है कि क्या छोड़ना है, और किस चीज़ें हमें, किस वे में हमें जाना नहीं है। हम पहले उसका डिसाइड कर लें कि हमें ये चीज़ें तो करनी ही नहीं है, उसके बाद में जो छूट जाती है वो सभी करनी है, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो हम जब भी कोई सा नया चीज़ पढ़ते हैं तो हम एक क्राइटेरिया हमें फ़िक्स कर लेना चाहिए कि हमें इससे लेकर इस जगह तक पढ़ना है, बाकी की चीज़ें छोड़ देनी है। तो वह या तो आप साइड में नोट कर लीजिए सिलेबस में, या फिर याद रख सकते हैं तो याद रखिए।
और उसको उस तरीके से चालू कीजिए। आप जैसे कि कोई सी भी चीज़ है जो नई लग रही है, तो उसके बेसिक्स से चालू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कहते हैं कि हमें इकोनॉमी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, हमें पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने उसका बेसिक ही क्लियर नहीं किया है। आप उसका पहले बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद में उससे देखिए कि उसकी उपयोगिता वर्तमान जीवन में कैसे है। जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी की उपयोगिता क्या हो रही है, हमें उसे कानून के रूप में, हमें उसे संविधान के रूप में, हमें उसे जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। तो जब आप ये करना चालू कर देंगे तो अपने आप आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा, और फिर बेसिक क्लियर हो जाने के बाद में आपका इंटरेस्ट बढ़ बन जाएगा। तो आप उस सिलेबस या फिर कहे उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से निभा लेंगे। ओके। तो जैसे इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है, तो जनरली ऐसे एग्ज़ाम जो फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं, काफ़ी जी। टाइम में होते हैं, 1-2 बार, 3 बार, तो इनके इंटरव्यू की तैयारी में समझ में नहीं आता है कि कैसे तैयारी करना है। अब कॉमर्स बैकग्राउंड वाला एग्ज़ाम है, तो क्या कॉमर्स ही कॉमर्स पढ़ के चले जाना है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वो तो अपने ऊपर काम करना है, किन बातों पे ध्यान देना है? करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ना है, तो कैसा पढ़ना है? जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, वो पढ़ना है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या फिर नॉर्मल सारी चीज़ें कवर करनी है? कैसे तैयारी करें इंटरव्यू की? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि सभी बताते हैं, मैं भी वही बात दोहराना चाहता हूँ कि इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपसे अगर इंटरव्यू के कोई से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जो कि व्यावहारिक क्वेश्चन ना हो, उदाहरण के लिए जो कि फैक्चुअल हो, तो आप उसके लिए सॉरी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने की और हो, आप अधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको व्यवहारिक क्वेश्चन और व्यवहारिकता आनी चाहिए। तो आपसे उस सब्जेक्ट्स के जो व्यवहारिक क्वेश्चन है वह बन जाने चाहिए। इंटरव्यू मेनली ज्ञान की परीक्षा ना होकर व्यक्तित्व का परिचय या फिर व्यक्तित्व को समझने की प्रोसेस है। तो आप अपना व्यक्तित्व जो है उसे निखारना अभी से ही चालू कर दीजिए। आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चालू कर दीजिए। आप मैं इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे आशुतोष ओझा सर को, क्योंकि मेरे पास में इस इंटरव्यू के लिए स्पेशल समय नहीं था। तो मैंने उनसे गाइड लिया और उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू में क्या बोलने से बेटर है, हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि यह व्यावहारिकता की परीक्षा है, ना कि आपके ज्ञान की परीक्षा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं या फिर कहें हमारे नैतिक मूल्य है या फिर जो सभी अपने में अच्छाई है उसको बढ़ाइए और उससे प्रैक्टिस में लाइए। आप अभी से ही उसे प्रैक्टिस में लाना चालू कर देंगे तो आपका व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और ऑटोमेटिक आपका इंटरव्यू में वह व्यक्तित्व छलकेगा, तो आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। इंटरव्यू में किन चीज़ों से बचना चाहिए? क्या बोलने से बचना चाहिए कि वो आपके मार्क्स कट सकते हैं? देखिए, यदि आप अपना व्यक्तित्व अच्छा कर लेंगे ना, तो आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने झूठ कहा है तो उसे दबाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हाँ। हैं। तो अगर आपने बनावटीपन लाया है उसके अंदर तो वह जज कर जाते हैं, वह आपको बताएंगे नहीं। वो आपसे इस टाइप के अगला क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि वह आपके बनावटीपन को और अच्छे से समझ लें, और वो फिर आपका वहीं से नंबर कटना चालू हो जाता है। और फिर आपका एक बार इंप्रेशन ख़राब हो गया तो आपके नंबर कटना चालू हो जाते हैं। तो बनावटीपन से दूर रहना चाहिए, अपना व्यक्तित्व में निखार लाइए, ऑटोमेटिक आपके इंटरव्यू में नंबर अच्छे आएंगे। ओके। तैयारी के दौरान जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम अपने आप को कैद सा कर लेते हैं, या लाइब्रेरी में कैद कर लेते हैं, या अपने रूम में, पीजी में, या फिर घर में रह रहे हैं तो घर में कैद कर लेते हैं। पर आप जॉब में थे, तो आपके पास उस जॉब करने के बाद तैयारी का बस टाइम बचता था। तो आप कभी मूवी देखने जाते थे, दोस्तों को टाइम दे पाते थे या फिर नहीं? और फैमिली को भी? देखिए, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप जॉब कर रहे हैं और आप एक सोशल एक्टिव पर्सन हैं, तो फिर आपको किसी एग्ज़ाम में आते हैं। इसके लिए मुझे घर से अक्सर डांट पड़ती रहती है कि तू जब भी एग्ज़ाम आती है तू कैद सा हो जाता है। सही भी है, कैद होना ज़रूरी है, लेकिन जब भी आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा-सा समय चाहिए कि आप इस पढ़ाई से दूर हो जाएँ, तो आप दोस्तों के साथ जा सकते हैं। मैं मूवी देखने भी गया हूँ, दोस्त के साथ घूमने भी गया हूँ। सोशल मीडिया का भी यूज़ मैं समय पे करता था। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा मेन फ़ोकस क्या है।
अगर आप किसी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं तो आपका पूरा लक्ष्य या फिर हम कहें कि पूरा ध्यान उस एग्ज़ाम की तरफ ही होना चाहिए। तो आप मूवी में भी है ना अपने ही सिलेबस के बारे में, अपने बारे में ही सोचते रहेंगे जब भी आपको समय मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो आप कुछ भी करिए, आप उस समय भी पढ़ाई या तैयारी चालू रख सकते हैं। तो अभी अब नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ये वैकेंसी आएगी, तो आप जो देना चाहते हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम को एक बार में क्रैक किया है, बहुत कम टाइम में क्रैक किया है और सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है। तो आप प्लीज़ बताइए कि अगर कोई और देना चाहता है तो वो ऐसा क्या करे? देखिए, जैसा कि संभावित है यह एग्ज़ाम 2025 या 26 में शायद वापस सर आने की चल रहा है। तो अभी इस एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आ रहा है, तो हमें यह सिलेबस को कम से कम अभी से पढ़ना चालू कर देना चाहिए और धीरे-धीरे पढ़ना चालू कर देना चाहिए। भले इसके लिए एक समय बना लीजिए या कहिए कि आधा घंटा, 1 घंटा हमें जो है कॉमर्स को पढ़ना है। अभी से अगर हम इस एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड हैं, तो इसी सिलेबस को पढ़िए और इससे संबंधित करंट को पढ़ते रहिए। तो आपका आगे जाकर बहुत चीज़ जब एग्ज़ाम आएगी तब तक क्लियर हो चुकी होगी, तो आप दूसरों से आगे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नवीन, चैनल पे आने के लिए और इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस आपके चैनल पर बुलाया और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति के संकोच रहता है, चीज़ें रहती है कि आपके वीडियो से उन्हें निश्चित ही बड़ी मदद मिलती होगी और मोटिवेशन मिलता होगा। मोटिवेशन के साथ में अगर आप डिसिप्लिन भी ले लेंगे तो निश्चित ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।